तुम्हारी जिंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है। जल्द ही तुम्हें एक बहुत बड़े खतरे का सामना करना होगा, पर उससे पहले तुम्हें अपनी शक्तियों को पूरी तरह से जागृत करना होगा। उस काले चोगे वाले आदमी के इतना बोलते ही अचानक राघव के घर के दरवाजे और खिड़कियां बजने लग जाते हैं। राघव हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। दरवाजे और खिड़कियां अब भी बज ही रहे थे। तभी उसे मेन डोर से तेज सुनहरी रोशनी आती हुई दिखाई दी। वो उस तरफ भागा और दरवाजा खोला कि उसका पैर किसी चीज से जा टकराया। ये क्या है? राघव ने नीचे देखा तो एक बॉक्स था जिसमें से सुनहरी रोशनी आ रही थी। राघव ने जैसे ही उस बॉक्स को उठाया वो रोशनी गायब हो गई। राघव हैरानी से उस बॉक्स को देखने लगा। ये कैसे साइंस है? इस बॉक्स को देखकर लगता है जैसे किसी पुरानी सदी की तिलिस्मी दुनिया से आया है। जब इसमें कोई ओपनिंग ही नहीं है तो इसमें से इतनी रोशनी निकल कहां से रही थी? ये बॉक्स यहाँ रखा किसने? इसमें से आती रोशनी अचानक बंद कैसे हो गई? मुझे वो सपने दिखना और इस बॉक्स का मिलना, क्या ये कोई इत्तेफाक है? बॉक्स लेकर वो अपने रूम में चला गया और उसे देखते देखते कब राघव की आंख लगी और कब सुबह हुई उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह उसने बॉक्स को संभालकर अपनी अलमारी में रखा, फिर नहा धोकर पैसों से भरा बैग उठाकर घर से निकल गया। राघव एक फार्मेसी खोलना चाहता था और एक फार्मेसी के लिए एक मॉल से अच्छी जगह क्या हो सकती थी। वो मॉल के अंदर गया और कॉरिडोर से होता हुआ सेल्स डिपार्टमेंट के ऑफिस में चला गया। वहां सूट बूट पहने सेल्स पर्सन वहां आए लोगों को मॉल में बनी शॉप्स दिखा ही रहे थे कि तभी उनमें से एक सेल्स गर्ल राघव के पास आई और बोली, आप दुकान खरीदने आए हैं? बताइए किस तरह की दुकान खरीदना चाहते हैं आप? वो अभी तो पता नहीं, मैंने सोचा नहीं। अब सिक्योरिटी गार्ड मॉल में दुकान खरीदेंगे? ऐसे दिन आ गए हैं। पीछे से आती आवाज पर जब राघव ने पलटकर देखा तो पाया कि ये वही विक्रम है जिसने सेंट्रल हॉस्पिटल में उसे बेइज्जत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वो एक खूबसूरत लड़की के साथ चलता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। उस लड़की की उम्र करीब 22-23 साल की थी जिसका नाम था अलीशा। फिर विक्रम ने अलीशा को कहा, अलीशा इनसे मिलिए, ये है राघव, अतुल अग्रवाल के दामाद, सॉरी माय बैड, जो कि उनके बंगले के सिक्योरिटी गार्ड में से एक हैं। वहीं राघव को अटेंड करने आई सेल्स गर्ल ये सब सुनकर राघव को देखते हुए चिढ़कर बोली, तुम्हें देखकर मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था कि तुम सिर्फ टाइम पास करने यहाँ आए हो। जब तुम्हें दुकान लेनी ही नहीं थी तो यहाँ आए ही क्यों? खामखा मेरा टाइम बर्बाद किया। नाउ गेट लॉस्ट। सबकी बातों का मुंहतोड़ जवाब देते हुए राघव ने धीमी और व्यंग्य भरी आवाज में विक्रम से कहा, विक्रम बेबी, अगर अभी के अभी मैं यहाँ एक दुकान खरीद लूं तो क्या तुम अपने घुटनों पर बैठकर मुझसे माफी मांगोगे? जब विक्रम ने राघव की बात सुनी तो उसकी हंसी छूट गई। ठीक है, अगर तू यहाँ पर कोई भी दुकान खरीदता है तो मैं घुटनों पर बैठकर तुझसे माफी मांगूंगा, लेकिन अगर तू हारा तो मेरे सामने घुटने तो टेकेगा ही, साथ ही हर बार मुझे देखकर सलाम ठोकेगा। इतना बोल राघव की नजर दूसरे माले की दुकान पर गई जिसकी ओर उसने इशारा करते हुए कहा, वो वाली दुकान, क्या कीमत है उसकी? 18,50,000 रुपए। तभी वहां खड़े एक सेल्समैन ने उत्सुकता के साथ बताया, जिस पर अलीशा ने विक्रम का हाथ पकड़ा और राघव का मजाक उड़ाते हुए कहा, 18,50,000 रुपए। मैं सोच रही हूँ एक गार्ड को कितने साल लगेंगे ये रकम जोड़ने के लिए। इस पर विक्रम और अलीशा के साथ साथ वहाँ खड़े सेल्स पर्सन और कस्टमर भी इस बात पर हंसने लगे। फिर राघव बिना कुछ बोले कैश काउंटर की तरफ बढ़ा और अपने बैग से 18,50,000 रुपए निकालकर काउंटर पर रख दिया। तभी वहाँ हंस रहे हर एक आदमी की हंसी एक ही पल में गायब हो गई। सब के सब हैरानी के साथ राघव की ओर देखने लगे। विक्रम के पैर के नीचे से जमीन ही खिसक गई थी। अब राघव ने विक्रम को देखते हुए कहा, हाँ तो विक्रम बेबी, कहाँ थे हम? जैसा कि तुम देख सकते हो ये दुकान मैंने खरीद ली है, लेकिन तुम अब तक मुझे अपने घुटनों पर बैठे दिखाई नहीं दे रहे हो। इस पर विक्रम चिल्लाया, नहीं, ये नहीं हो सकता, तुम्हारी औकात ही नहीं है इसे खरीदने की। मैं जानता हूँ ये पैसे तेरे नहीं है, तेरी फितरत है दूसरी औरतों की खैरात पर पलना। पहले स्नेहा और अब सोनल मेहरा, उसी ने दिए ना तुझे ये पैसे। विक्रम को अचानक याद आया कि किस तरह राघव ने उस दिन अस्पताल में सोनल मेहरा के बेटे की जान बचाई थी और सुनने में आया था कि सोनल मेहरा ने राघव को कुछ पैसे भी ऑफर किए थे। राघव जानता था कि विक्रम उसके सामने घुटने नहीं टेकेगा, लेकिन उसे सबक सिखाना भी जरूरी था। पिछले कुछ दिनों से जो भी हो रहा था उसके बाद राघव जान चुका था अब बाकी की अपनी पूरी जिंदगी इसी तरह घुटनों पर बैठकर काटना। बाय। इसके बाद राघव ने विक्रम को वहीं छोड़ अपना बैग उठाया और कैश काउंटर की तरफ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने चला गया। राघव ने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दुकान अपने नाम कर ली और वहां दूसरी ओर
विक्रम लाख कोशिशों के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो पा रहा था। विक्रम समझ चुका था कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसीलिए वो 2 पल रुका और फिर जहर के घूंट पीता हुआ बोला, ओके, आई एम सॉरी। क्या कहा? कुछ सुनाई नहीं दिया, जिस पर विक्रम गुस्सा हुआ और चिल्लाते हुए बोला, आई एम सॉरी, माफ कर दो मुझे। अब राघव मुस्कुराया, विक्रम के पास गया और उसके एक्यूप्रेशर पॉइंट्स फिर से ठीक कर अपना बैग उठाते हुए वहां से चला गया। राघव को जाता देख विक्रम के मन में आ रहा था कि वो राघव का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। तभी विक्रम ने अपना फोन निकाला और अपने बड़े भाई को फोन लगाया। आखिर कौन था विक्रम का बड़ा भाई, जिसके बारे में विक्रम ने पहले ही राघव को आगाह किया था? क्या वो राघव से विक्रम का बदला लेगा या फिर औरों की तरह उसे भी धूल ही चाटनी पड़ेगी? और क्या राघव उस दुकान में अपनी फार्मेसी खोलेगा? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए एक लाचार दामाद से सुपर दामाद बनने की कहानी, शो सुपर जमाई में।